हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। आज एक एक करके डिटेल में हम कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम कवर करें कि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम है जो मैनेजमेंट पड़ा। मैनेजमेंट में क्या होता है कि हर एक तरीके अपनाए जाते हैं ताकि जो भी काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, तो जिस कारण से हर काम है जो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज है जो इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकरेज पीपल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिज़ायर गोल, क्या करने के लिए, ताकि जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब मैं आपको एग्जांपल देख के समझाती हूँ इसे कि हम कैसे करेंगे। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, एक आते हैं ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे आते हैं फिज़िकल रिसोर्स। फिज़िकल रिसोर्स हम जानते हैं कि जो मैन होता है वो ह्यूमन में आते हैं। मटेरियल, मनी एंड मशीन, ये जो हम 4M का इस्तेमाल करते हैं, 4M में एक M जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है, बाकी जो 3 M होते हैं वो फिज़िकल रिसोर्स में आते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो क्या करता है कि जो फिज़िकल रिसोर्सेज होते हैं उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करता है ताकि जो ऑब्जेक्ट डिटरमाइन किया गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उन गोल को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स फिज़िकल रिसोर्सेज को क्या करता है, बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट करना। यानी कि कुछ भी रिसोर्स है जो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिसोर्सेज वेस्ट जाते हैं, देखो बच्चों, जब रिसोर्स वेस्टेज जाएगा तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा। जब रिसोर्स जाएगा वेस्ट, यानी कि रिसोर्स वेस्ट जाने से क्या होगा कि जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिसोर्स वेस्ट जाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता होता है। अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अब सेल प्राइस जो हमें है, हम कंपटीटर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर इस रीज़न से क्या हो जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसके ऊपर वर्क करती है, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के ऊपर। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होएगी, जब हर एक रिसोर्स का जो बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो हर एक रिसोर्स को कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर कवर किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं हम एक एक करके आज कवर करेंगे। बिगिनिंग से लेकर के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर कुछ भी आप बीच में स्किप करते हैं वीडियो तो हो सकता है कि आपका बेस है जो वीक रह जाए। इसी कारण से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट है जो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। मैनेजमेंट क्या है, कहते हैं कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें परफॉर्म किया जाता है इंटरकनेक्ट टास्क। इंटरकनेक्ट टास्क का मतलब क्या होता है कि देखो, इंटर मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं, जितने भी काम होते हैं ये कंटिन्यू चलता रहता है। कहते हैं द सेट ऑफ दीज एक्टिविटीज टर्म एज मैनेजमेंट प्रोसेस। जो सेट होते हैं इन एक्टिविटी का, उसी को क्या बोला जाता है कि ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड फंक्शन, कहते हैं इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। रिक्वायर टू अचीव द डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और बहुत सारे काम किसके अंदर हम कवर करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर। फंक्शंस रिलेटेड टू एक्टिविटी जैसे प्रोड्यूस करना, परचेज करना, सेलिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, अकाउंटिंग एंड इंजीनियर डिफर फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू अदर। कहते हैं जितने भी काम होते हैं जैसे एक्टिविटी से रिलेटेड सच एज जैसे प्रोडक्शन हो गया, परचेजिंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हिसाब से करती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन करने का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। हाउएवर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल बिजनेस यूनिट, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो हर एक बिजनेस यूनिट द्वारा की जाती है। एंड इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका मकसद चैरिटी करना होता है, तो वो भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हैंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस फंक्शंस इन सम डिटेल। कहते हैं इसलिए अब ये फंक्शंस होते क्या मैनेजमेंट के, तो इनके बारे में डिटेल में जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। जो हेनरी फ्यूल है, एक फ्रेंच इंडस्ट्रियल
पॉपुलरली नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोला जाता है। उसने डिवाइड किया है एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर की जाती है, 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। उसके द्वारा कौन कौन सी होती हैं ये, कहते हैं टेक्निकल होती है, कमर्शियल होती है, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास ये किसने दी है डेफिनेशन, ये फ्रेंच ने दी है, फ्रेंच मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हेनरी फ्योल। कहते हैं फ्योल ने डिफरेंस दिया है इसमें कि प्रिंसिपल जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट होते हैं मैनेजमेंट के, यानी कि जो फ्यूल होता है वो डिफरेंस बताता है कि प्रिंसिपल अलग चीज़ होती है और जो मैनेजमेंट के एलिमेंट होते हैं वो अलग चीज़ होती है। ही सेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। कहते हैं जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि रूल्स जो गाइडलाइंस है वो बनाई जाए, जबकि जो एलिमेंट होते हैं वो हेल्प करती हैं डिसाइड करने में उसके फंक्शंस को। यानी कि प्रिंसिपल का काम क्या है, रूल्स और गाइडलाइंस को बनाना, जबकि एलिमेंट का काम क्या होता है, डिसाइड करना कि काम क्या किया जाएगा। तो उसने ग्रुप किया है दीज एलिमेंट को 5 मैनेजरल फंक्शन में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आगे आगे जो अलग अलग राइटर ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दिया है, कुछ थोड़ा बहुत है जो चेंजेस करके हम कवर करेंगे। हेनरी फोल ने जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है उसने कौन कौन से फंक्शन दिए हैं, तो एक एक करके आज हम कवर करते हैं। हेनरी फोल ने जो 6 प्राइम फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, उसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं उसको करने से पहले हम अपने दिमाग में उसका प्लान बनाते हैं कि हमने जो काम करना है, अपना गोल अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जो गोल होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी कि फ्यूचर में हमें उसको अचीव करना होता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो काम होता है हमें आज से शुरू करना पड़ता है। तो यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जो मैंने आज से स्टेप्स स्टार्ट किया उसको क्या कहते हैं, हम प्लानिंग के अंदर कवर करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये फ्यूचर का फंक्शन होता है। द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन इज प्लानिंग। कहते हैं ये बेसिक होता है, जो प्लानिंग होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्या करके चलते हैं, प्लान करके चलते हैं, जब हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी इसमें क्या होता है कि हम एडवांस में सोच लेते हैं व्हाट टू डू, कि क्या करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, हु विल डू इट ए पार्टिकुलर टास्क। कहते हैं कौन पर्सन है जो इसको पार्टिकुलर टास्क को कौन करेगा, तो सारी चीज़ें पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। डज इट इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि इसमें क्या कहता है, थिंक करते हैं, पहले सोचते हैं, करने से पहले क्या किया जाता है, सोचा जाता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव बेटर रिजल्ट। कहता है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या करना होता है कि बेटर रिजल्ट है जो अचीव किया जा सके। इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, और कहता है इसमें क्या इन्वॉल्व किया गया है, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट एंड डेवलपिंग पॉलिसीज। इसमें क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किए करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज़ को बनाते हैं, प्रोग्राम्स को बनाते हैं, प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं, बजट और स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस रहता है जो टेक प्लेस ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ये प्लानिंग जो होती है ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस रहती है, हर एक लेवल पे जो करनी पड़ती है, चाहे कोई मर्जी लेवल हो, हमें हर लेवल पर प्लानिंग करनी चाहिए होती है। प्लानिंग के बिना जो हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग के अंदर ये क्या प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, तो प्रोसेस को हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, इकट्ठा करके चलते हैं। हम इकट्ठी करेंगे इन्फॉर्मेशन को, उसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो फिर उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते होते हैं, प्लानिंग बनाई जाएगी। अब प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, तो हम एग्जामिन करके चलते हैं अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन को, कि कौन से हमारे लिए अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हैं जिनको हमने मतलब चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इवेल्यूएट करते हैं एक्शन पैटर्न। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट आ गए हैं, या अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, तो उनमें हम इवेल्यूएट करके चलेंगे एक्शन पैटर्न को। कि यानी इवेल्यूएशन क्या होता है कि ये एंड में हम जांच पड़ताल करके देखते हैं कि हमें कौन सा अडॉप्ट करना है। जब हमने उसको अडॉप्ट कर लिया एक्शन पैटर्न क्या होगा इवेल्यूएट करने के बाद, तो हम रिव्यू करेंगे कि इसकी कमियाँ क्या रहेंगी, लिमिटेशन क्या रहेंगी। उसके बाद लास्ट में क्या कर दिया जाता है, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि लागू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस है जो अडॉप्ट करते हैं प्लानिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में तो हमने डिसाइड किया था कि हमारा गोल क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सारा सामान हम इकट्ठा करते हैं जो हमें चाहिए होता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। कहते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड। कहता है कि जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को अचीव करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर है जो प्रोडक्शन वो इकट्ठे करने पड़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन डील विद ऑल द एक्टिविटी। कहता है जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ आती हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, अरेंजिंग से रिलेटेड होती हैं, गाइडिंग से रिलेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैन, मटेरियल, मनी और मशीन। ये सारे क्या किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि 4M जिसे बोला जाता है मैन, मटेरियल, मनी और मशीन, तो इनके बिना क्या प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। इस कारण से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है। दिस इट प्रोवाइड है, तो कहते हैं ये प्रोवाइड करता है हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है विद इन विच पीपल एसोसिएट फॉर द अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या करते हैं हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अटेन करते हैं। तो अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एसोसिएट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क टू परफॉर्म। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस काम को करना है, फिर उसके बाद क्लास बना दी जाती है वर्क की, कि अलग अलग जो वर्क की क्लासेस बना दी जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो कार बनाई जाती है, ये कार का जो इंजन होता है वो अलग असेंबल करते हैं, पेंट करने वाला अलग होता है। तो इस तरीके से क्लास है जो अलग अलग बनाई जाती है कि वर्क की जो क्लास क्या होगी। असाइनमेंट ऑफ वर्क टू इंडिविजुअल, फिर बाद में हम हर एक इंडिविजुअल का जो वर्क असाइन कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं उसका काम क्या करना है, किसने क्या करना है, तो उसको बता दी जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो फिक्स कर दी जाती है। और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एक्टिविटी, उसके बाद क्या करता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम अपने ऑब्जेक्ट को जो इजीली अचीव नहीं कर सकते, इसलिए कोऑर्डिनेशन जो मस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग हम क्या करते हैं, जो स्टाफिंग होती है ये ह्यूमन से रिलेटेड होती है, यानी कि स्टाफ बनाते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं कि ये टीचर स्टाफ है स्कूलों के अंदर जो यूज़ किया जाता है, यानी कि मैन पावर को है जो हम उसकी स्टाफ के हिसाब से क्या करते हैं, यानी पोस्ट के हिसाब से उसको रख लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ बना लिया। यानी कि हमने कहते हैं इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, दिस फंक्शन इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स। ये किससे जुड़ा होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा होता है ऑफ ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व मैनिंग द पोजीशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं, मैन को पोजीशन दी जाती है क्रिएट बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जो जब हम काम करते हैं तो काम करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके तहत तो एक पोस्ट बनाई जाती है, अलग अलग पोस्ट। हर एक अलग अलग पोस्ट में जब हम मैन पावर को अपॉइंट कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं कि हमने स्टाफ रख लिया है। सिंस द फंक्शन डील विद द ह्यूमन रिसोर्स, ये फंक्शन किससे डील करता है, ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है। हुज बिहेवियर एंड एक्शन कैन नॉट बी प्रोडक्ट, जिसके बिहेवियर को, जिसके एक्शन को प्रोडक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। सो इट हैज़ बिकम ए स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट होती है जो किससे साथ डील करती है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करती है। तो जब हम स्टाफिंग करेंगे तो इसमें भी कुछ प्रोसेस को जब फॉलो किया जाएगा, तो प्रोसेस क्या रहेगी, प्लान करना मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के टर्म में भी, और क्या उनमें क्वालिटी होनी चाहिए तो क्वालिटी के टर्म में भी। फिर जब हमने देख लिया कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद उन्हें रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूट करने के बाद उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हमारे काम को बेटर तरीके से करें। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र एंड अप्रेजल करना। उसके बाद स्टेप आता है उनकी डेवलपमेंट की जाती है, प्रमोट किया जाता है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और अप्रेज किया जाता है। नेक्स्ट में डिटरमाइन करना एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, यानी कि एम्प्लॉय को कितना रेम्यूनरेशन किया जाएगा, क्योंकि फ्री में तो कोई भी काम करने वाला नहीं है। तो एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन जो लास्ट में डिटरमाइन कर दिया जाता है कि कितना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है डायरेक्टमेंट। डायरेक्टमेंट रिलेट करता है डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी कि जब काम किया जाएगा तो उसको काम करने के लिए कैसे मतलब काम करना है, तो वो डायरेक्शन दी जाती है। तो किस में आता है, वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, द फंक्शन इनिशिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एक्शन एंड इंश्योर अफेक्टिव परफॉर्मेंस बाय द सबॉर्डिनेट टुवर्ड द कंप्लीशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि जो ये फंक्शन होता है ये इनिशिएट करता है ऑर्गेनाइज्ड और प्लान एक्शन को, यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइज किया, जो हमने प्लान किया एक्शन, अब उसको काम में ले आता है, डायरेक्शन दिए जाते हैं कैसे किस काम को किया जाएगा। तो ये नेक्स्ट कहता है सो इट इज़ ऑल्सो टर्म एज मैनेजमेंट इन एक्शन, इसको दूसरा नाम क्या होता है, मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन देते हैं तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि काम करवाते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से किया जाए, तो डायरेक्शन देना क्या होता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। जॉर्ज आर टेरी हैज़ वेल डिफाइंड डायरेक्टिंग एज ए मूविंग टू एक्शन एंड सप्लाइंग सिमुलेट पावर टू द ग्रुप, यानी कि जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग होती है एक मूविंग टू एक्शन, यानी क्या करना होता है, काम को करना होता है, एंड सप्लाइंग सिमुलेट पावर टू द ग्रुप, और यानी कि ये पावर दी जाती है ग्रुप को काम करने के लिए। डज इट कंसर्न, यानी किससे जुड़ा होता है, द एग्रीगेटिव मैनर्स इन विच ए मैनेजर डायरेक्ट द एफर्ट, यानी यहाँ पे मैनेजर जो एफर्ट को डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन देता है कि किस एफर्ट से जो पीपल को काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट शामिल
किए गए हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे लीडर और फॉलोवर होता है। लीडर एक हम पॉजिटिव वे से टर्म लेके चलते हैं। लीडर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक पर्सन आगे आगे चलता है और पीछे पीछे उसके फॉलोवर्स चलते हैं। तो यहाँ पे लीड करता है वो कि किस काम को किस तरीके से करना है, वो साथ में इन्वॉल्व होता है लीडर काम करने के लिए। तो एक पॉजिटिव वे से हम इसको लीडरशिप को लेके चलते होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है लीडरशिप की, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजर्स हैज़ टू इशू ऑर्डर। मैनेजर क्या करता है, ऑर्डर इशू करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है, दिशा निर्देश देता है उनको। एंड ऑल्सो गाइड इन ऑर्डर टू असिस्ट दैम, यहाँ पे वो गाइड करता है कि उनकी सहायता की जाए इन कंप्लीशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग द सबॉर्डिनेट। लीडरशिप में क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी डेवलप की जाती है, ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है अपने सबॉर्डिनेट के अंदर। एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर वर्क, ताकि उनका काम है जो इन्फ्लुएंस हो सके विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जब लीडरशिप के अंदर मैनेजर जब सबॉर्डिनेट को गाइड करके चलता है तो इसमें गाइड करने का बेनिफिट क्या रहता है, उसको मैक्सिमाइज हो जाती है जो सेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की और ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी कि यहाँ पे उनको सेटिस्फाई रहता है कि हाँ जो काम है बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव लीडर, तो यहाँ पे इफेक्टिव लीडर होने के नाते ए मैनेजर मस्ट पोजेस द क्वालिटी ऑफ फोरसाइटनेस। तो मैनेजर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फोरसाइटनेस का मतलब क्या आता है कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उसको पहले ही वो भांप ले उस चीज़ को कि हाँ इन फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले इसको पहल क्षमता रखनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विजन और पर्सनल इंटीग्रिटी है जो लीडरशिप के नाते मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है आज के टाइम में। एक जो ह्यूमन होता है ये एक सोशल एनिमल होता है, बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं सकता। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि हम अपनी भावनाओं को, हमने अपने आइडिया को, अपने फैक्ट को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं और उसको कम्युनिकेशन बोलता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर मैंने आपको वही तरीके से समझा दिया और आप वो उस चीज़ को समझ गए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसको क्या बोलता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, कहते हैं कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन एक लाइफ ब्लड का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ अ विटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर। एज नथिंग हैपन इन मैनेजमेंट, कहते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर अनटिल कम्युनिकेशन टेक प्लेस, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट कैन बी डिफाइन एज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, एक्सचेंज किया जाता है आइडिया को, फीलिंग को, फैक्ट को, कंडीशंस और ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस, इसको टू वे प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है टू वे प्रोसेस, सिंस इट इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन, क्योंकि कहते हैं इसमें दोनों चीज़ों को शामिल कहते हैं, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को। इट इज़ सेड टू बी ए फॉर्मल, कहता है कम्युनिकेशन फॉर्मल कब होगा, जब हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इट फॉलो द फॉर्मल चैनल, यानी कि कम्युनिकेशन फॉर्मल तब हो जाएगा जब फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज़ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऐसे होगा जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। तो यानी कि इसमें जब हम कोई भी फॉर्मल चैनल को फॉलो नहीं करते तो क्या कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट कैन फ्लो इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहता है जो कम्युनिकेशन होता है दोनों साइड काम करता है, अपवर्ड भी काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है। यानी अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, यानी कि सबॉर्डिनेट क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सुपीरियर में क्या होता है कि अपर लेवल वाला होता है, ये सुपीरियर होता है, सुपीरियर, और इसके बिलो जो वर्क करते होते हैं वो होते हैं इसके सबॉर्डिनेट, यानी कि जो इसके बिलो लेवल पे काम करते हैं। यानी कम्युनिकेशन दोनों साइड होना चाहिए, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट भी हो सकता है और सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की साइड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन होना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, बोथ है, अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि सबॉर्डिनेट से सुपीरियर भी हो सकता है, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन नेसेसरी होता है सभी के सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए
और प्लानिंग के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा तब तक कैसे इफेक्टिव डिसीजन लिए जा सकते हैं और कैसे प्लान किया जा सकता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो इनहांस कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कम्युनिकेशन बढ़िया होने से जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो स्मूथ वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़िया तरीके से चलती रहती है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है कि हम ये जो मोटिवेशन टर्म है जो आती है मोटिव यानी वर्ड आता है, ये मोटिव वर्ड से आता है मोटिवेशन। मोटिव का मतलब कहते हैं कि हमारी अर्ज, ज़रूरत, यानी कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो हम क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरत को, अपनी अर्ज को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। यानी मोटिवेशन क्या होता है, द टर्म मोटिवेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। कहते हैं ये कहाँ से आया है, वर्ड मोटिव वर्ड से आया है, विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ए नीड, यानी कि क्या होती है ज़रूरत होती है, और द अर्ज दैट स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल, जो क्या करती है इंडिविजुअल को स्टिमुलेट करते हैं काम करने के लिए। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल क्या मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग से जुड़ा होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। क्रिएटिंग एन अर्ज अमंग द सबॉर्डिनेट, यानी कि हम मोटिवेशन के अंदर क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट जो होते हैं उसके अंदर वो अर्ज क्रिएट कर देते हैं परफॉर्म करने के लिए एक एक्शन को या बिहेव इन द डिज़ायर वे। यानी जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहती है उस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना, तो क्या करते हैं मैनेजमेंट एक अर्ज की ज़रूरत की यानी कि एक स्टिमुलेट कर देते हैं उनके अंदर ताकि वो काम को बढ़िया तरीके से करें जो सबॉर्डिनेट है। इट इज़ अ विटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर। सिंस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई और इन आर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन देयर एबिलिटी एंड मोटिवेशन, कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनके मोटिवेशन लेवल के ऊपर। ए मैनेजर हैज़ कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव टूवर्ड्स मोटिवेशन, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजर क्या करता है टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता रहता है इन द सबॉर्डिनेट आइदर थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब देखो या तो फाइनेंस देकर के यानी पैसा देकर के मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर नॉन फाइनेंशियल यानी कि अप्रिशिएट वगैरह दे कर दिया उसको, या फिर कोई अदर तरीका अपना कर के है जो मोटिवेट करता है एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को, सो दैट दे कैन बी इंस्पायर, जिससे क्या होता है वो इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और परसुएड फॉर देयर कंट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट वर्ड फॉर अचीवमेंट। हम जानते हैं कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं अपनी साइड से, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या करता है मैनेजर, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके चलता है ताकि वो बढ़िया तरीके से काम करे। एक इफेक्टिव मोटिवेशन सिस्टम मस्ट बी प्रोडक्टिव। कहते हैं इफेक्टिव मोटिवेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए, एंड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू द वेरिएड नीड ऑफ द सबॉर्डिनेट, यानी कि जो ज़रूरतें होती हैं सबॉर्डिनेट उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम किसको मोटिवेट करके चल रहे हैं, सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी अपनी ज़िंदगी में आम जिंदगी पड़ती रहती है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, चाहे मोटिवेशन है जो इंसेंटिव यानी कि पैसे से हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, तो मोटिवेशन मस्ट होता है हर किसी के लिए। नेक्स्ट आता है सुपरविज़न। सुपरविज़न का पहले सिंपल लैंग्वेज बता देते हैं। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है कि जैसे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ऊपर सबॉर्डिनेट यानी कि जो हाई लेवल का होता है वो क्या करता है आके चेक करता रहता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाते हैं जो उसके लिए नक्शा बनवाते होते हैं, जो नक्शा बनवाते हैं तो वो पर्सन आके बार बार देखता रहता है कि क्या जो मिस्त्री है घर को नक्शे के हिसाब से बना रहा है या नहीं बना रहा। जो आर्किटेक्चर होता है वो आके टाइम टू टाइम जो विजिट करता रहता है साइट के ऊपर की जो मिस्त्री वगैरह रखे हुए हैं, जो मजदूर रखे हुए हैं, क्या वो नक्शे के हिसाब से घर को बना रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, यानी कि चेक कर रहा है कि काम है जो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा। कहते हैं सुपरविजन के अंदर कहता है इट इज़ अनदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं ये भी एक तरह का डायरेक्टिंग फंक्शन का ही काम होता है। सुपरविजन एम्स एट ओवरसीइंग द टास्क, यानी क्या करते हैं इसमें देखते हैं काम को जो सबॉर्डिनेट द्वारा किया जाता है क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए जो काम किया गया है क्या वो आउट ऑफ प्लान है, यानी कि बिल्कुल प्लान के हिसाब से किया नहीं किया गया। इट इज़ नेसेसरी टू गारंटी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो रिसोर्सेज दिए गए हैं वर्कर्स को क्या उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वर्कर द्वारा या नहीं किया जा रहा। टू गेट द रिक्वायर्ड एंड डायरेक्टेड वर्क डन, तो देखा जाता है कि जो काम जरूरत है उसको डायरेक्शन वर्क के हिसाब से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड टू करेक्ट द सबॉर्डिनेट्स व्हेन एवर दे गो रॉन्ग, तो यहाँ पे वो चेक किया था। सुपरविजन का फायदा क्या होता है कि टाइम टू टाइम जब आकर के सुपीरियर चेक करता रहता है अपने सबॉर्डिनेट के वर्क को, तो यहाँ जब भी उसको लगता है सुपीरियर को कि सबॉर्डिनेट ने यानी वर्कर ने कुछ गलत किया तो टाइमली एक्शन लेकर के उसकी गलती को क्या करते हैं सेट किया जा सकता है। सुपरविजन कैन बी मेड
मोर इफेक्टिव बाय साउंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। कहते हैं जो सुपरविजन है ये बढ़िया और कैसे हो सकती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बढ़िया तरीके से किया गया है, इफेक्टिव डेलीगेशन किया गया है, ह्यूमन अप्रोच अपनाई गई है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किया गया है। अब इस तरीके से हम सुपरविजन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन। तो वो तो हमारे पार्ट थे किसके, डायरेक्टिंग के पार्ट थे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है कि सहयोग करके चलते हैं आपस में। हम जानते हैं कि जो वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो जो ऑब्जेक्ट अचीव किए जाते हैं वो ऐसे नहीं कि एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो सब डिपार्टमेंट को मिलजुल के आपस में करने पड़ते हैं। तो जैसे जब तक परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल डिपार्टमेंट सेल नहीं करेगा। तो इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट आपस में क्या जुड़े होते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। अगर हर एक डिपार्टमेंट आपस में सहयोग करके चलेगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को है जो अचीव कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज अनदर सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू चैनलाइज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द कॉमन गोल। यानी कि कोऑर्डिनेशन में एक अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसमें क्या देखा जाता है, चैनलाइज किया जाता है एक्टिविटी को। चैनलाइज का मतलब क्या होता है कि हम चैनल बना के चलते हैं एक्टिविटी का बहुत सारे इंडिविजुअल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिट, उसमें बहुत सारी यूनिट आती है, जैसे हम डिपार्टमेंट बोलते हैं या सेगमेंट भी बोल सकते हैं। एवरी डिपार्टमेंट और सेगमेंट इज अ गिवन ए टारगेट, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको टारगेट दे दिए जाते हैं टू बी अचीव्ड एंड इट इज़ द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट टू सी दैट एवरी डिपार्टमेंट इज एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन इन केस ऑफ एनी डेविएशन। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट करती है, क्या करते हैं मैनेजमेंट की, हर एक डिपार्टमेंट का जो टारगेट दे दी जाते हैं, ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, तो फिर बाद में मैनेजमेंट चेक करते हैं कि क्या हर एक डिपार्टमेंट द्वारा है जो अपने ऑब्जेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए काम हिसाब से किया गया नहीं किया गया। अगर कोई कुछ कमी रह जाती है तो कमियों को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। कोऑर्डिनेशन क्रिएट अ टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, टीम स्पिरिट होती है, यानी कि आपस में मिलजुल के जब काम करते हैं। एंड प्रमोट कलेक्टिव एफर्ट, यानी कि वो सब जने मिलके क्या करते हैं, आपस में एफर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर में हम अरेंज करके चलते हैं जो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे क्या हो, एक्शन में यूनिटी बनी रहे इन परसुएट कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि क्या किया जा सके, कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट प्लान किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा, किस किस रूट के थ्रू होकर के हमें अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में देखा जाता है कि क्या जो हमने प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्ट डिसाइड किए थे, क्या उन ऑब्जेक्ट को अचीव किया गया या नहीं किया गया। अगर किया गया तो बेटर है, अगर नहीं किया गया तो कमियाँ ढूंढी जाती है, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं। यानी इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये किस चीज़ का प्रोसेस है, डिटरमाइन करना व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड, कि क्या काम किया गया है। एंड इन्वॉल्व विल वैल्यूएट इन द परफॉर्मेंस, इसके बाद हम इवेल्यूएट करके चलते हैं, जांच करके चलते हैं अपनी परफॉर्मेंस की। एंड अप्लाइंग करेक्टिव मेजर, और सही तरीके से जो मेजर्स है उनको अपनाया जाता है इफ़ रिक्वायर, अगर ज़रूरत पड़ती है करेक्शन करने की तो। सो दैट द परफॉर्मेंस टास्क प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। तो देखा जाता है कि क्या जो परफॉर्मेंस की गई है क्या वो प्लान के हिसाब से की गई है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिक्वायर्ड और द इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ डिजायर गोल। ऐसा नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान करके छोड़ दिया, अचीव हो ऑब्जेक्ट या ना हो, नहीं ऐसा नहीं होता। प्लान करने के बाद हमें मेजर करने पड़ते हैं कि एक्चुअल में जो काम किया गया क्या वो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए किए गए हैं, क्या प्लानिंग के हिसाब से काम किया गया, क्या ऑब्जेक्ट अचीव हो गए हैं। तो इस तरीके से जो काम को किया जाता है प्लानिंग के हिसाब से, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। द प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी डज नॉट इंश्योर एग्जीक्यूशन और एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जिससे हमें प्लानिंग एक्टिविटीज़ ये नहीं बताती कि हमने इंश्योरिटी ले लें कि एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंटेशन हो चुका पॉलिसीज का, जबकि जो कंट्रोल प्रोसेस होती है उसमें हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट टू इंश्योर्स में इंश्योरिटी मिल जाती है कि जो प्लान है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो परफॉर्मेंस है वो बड़े तरीके से की गई है। अगर कोई कमियाँ हैं तो उस कमियों को क्या किया जाता है, मेजरमेंट यानी करेक्टिव मेजर किए जाते हैं, और उन कमियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। दस इफ प्लानिंग इनिशिएट दा, कहता है अगर प्लानिंग में क्या इनिशिएट किया,
मैनेजमेंट प्रोसेस यानी कि प्लानिंग में क्या होती है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, कंट्रोल में भी सेट टू बी द फाइनल स्टेप, यानी कि अगर प्लानिंग स्टार्टिंग है तो कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है। इफ़ प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, यानी कि अगर प्लानिंग में हम अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में चेक करते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया है, क्या हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, नहीं किया है। इन अदर वर्ड कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल, कंट्रोल कहता पॉसिबल नहीं है, किसके बिना, प्लानिंग के बिना, क्योंकि प्लानिंग होगी तो प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाएगा, तो हम चेक करेंगे कि जो काम किया प्लानिंग के हिसाब से किया गया नहीं किया गया, तो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज़ मीनिंगलेस, और प्लानिंग के बिना कंट्रोल क्या है, मीनिंगलेस है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप फॉलो किया जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं, ये जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ये प्लानिंग के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमने जो एक्चुअल में काम किया है वो किस हिसाब से किया, उसको मेज़र किया जाता है। फिर कंपैरिजन किया जाता है, ये स्टैंडर्ड की एक्चुअल के साथ कंपैरिजन की जाती है। फिर हम देखते हैं कि कमियां रह गई है नहीं रही, यानी कमियां का मतलब क्या है कि कहीं स्टैंडर्ड ज़्यादा तो नहीं है एक्चुअल से, या कहीं स्टैंडर्ड कम तो नहीं एक्चुअल से, तो वो कमियां पेशेंट देखी जाती हैं। फिर उन कमियों को दूर करने के लास्ट में क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे फंक्शन से जो हमने पढ़े थे, हेनरी फोल ने क्या दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो जस्ट मैंने बताया 6 फंक्शंस, आने वाली क्लासेस में आपको एक एक चैप्टर बनता है, प्लानिंग का अलग बनता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये अलग अलग पूरे चैप्टर बनते हैं। प्लानिंग के रिगार्डिंग सारा उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज वगैरह सारी हर एक चीज़ डिफाइन की जाती है। तो आने वाली क्लास में आपको वो भी कवर कराऊंगी। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।